हाय गाइस, हाउ आर यू गाइस? वेलकम टू ऑल ऑफ यू एट माय यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप लोग? सो गाइस, वी वर डूइंग रिवीजन कम अमेंडमेंट सीरीज एंड ऑलरेडी डन 2 क्लासेस। तो पहली क्लास जो हमने पढ़ा था दैट वाज अबाउट ई वे बिल्स, एंड जो सेकंड क्लास में हम लोगों ने डिस्कस किया था दैट वाज रिफंड पार्ट ए। सो टुडे आई विल बी डिस्कसिंग विद यू रिफंड का रिमेनिंग पोर्शन जो बच गया है। एंड ट्रस्ट मी, आज की क्लास इज गोइंग टू बी वेरी 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 इंपॉर्टेंट क्लास। इस क्लास को पूरा एंड तक देखना। अगर आपके पास समय ना हो तो बेशक से मत देखना, जब समय हो तब देखना, ठीक है? लेकिन बीच में टुकड़ों में नहीं देखना बेटा, ठीक है ना? तो ये क्लास आप जब भी बैठोगे आपने पूरा एक साथ ही देखना है, ना कि इसको ब्रेकअप करके देखना है, राइट? सो फर्स्ट सी वेन एवर यू हैव 30-35 मिनट्स स्पेयर विद यू, तभी आप ये क्लास देखिएगा, अदरवाइज नहीं देखनी, राइट? और जितने भी स्टूडेंट्स ने अभी तक रिफंड का पार्ट ए नहीं देखा, वो भी पहले रिफंड पार्ट ए देखिए, उसके बाद पार्ट बी देखना है आपने, ठीक है? एंड वेरी इंपॉर्टेंट, मैं बार बार बोलता हूँ बेटा, जो भी क्वेश्चंस मैं रेज करता हूँ प्लीज़ उसका आंसर आप जरूर दिया करो, बिकॉज उससे ही हमें पता चलता है कि आप लोग कितना सीरियसली जो है इन क्लासेस को देख रहे हो, ठीक है? नंबर लास्ट, वेरी इंपॉर्टेंट, कि इस क्लास के एंड में जब आप पूरी क्लास देख लेंगे तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे मैंने आपको एक लिंक दिया हुआ है जिसमें कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आपको देखने को मिलेंगे रिलेटेड टू रिफंड। वो क्वेश्चंस आप समझ लीजिएगा कि आपको ज़रूर करने हैं, ठीक है ना? तभी आपका कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ेगा। क्लियर है? सो प्लीज़ मेक श्योर कि रिफंड का आज जैसे ही चैप्टर वाइंड अप होगा, जो क्वेश्चंस मैं पूछूंगा उसके मुझे आंसर्स चाहिए। नंबर टू, जो भी क्लास वाइंड अप करने के बाद डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो आपको क्वेश्चनर मिलेगा वो आपने डाउनलोड करके उसको ज़रूर पढ़ना है, ठीक है? और उसी तरह का क्वेश्चन जो है आपके पेपर में आ सकता है। क्लियर है? ठीक है सर। तो आज की क्लास की हेडिंग डालनी है आपने, रिफंड ऑफ अनयूटिलाइज्ड आईटीसी। रिफंड ऑफ अनयूटिलाइज्ड आईटीसी, ठीक है जी? अनयूटिलाइज्ड आईटीसी का जो रिफंड है उस पर हम लोग डिस्कशन करेंगे, ठीक है जी? ठीक है सर। अब इसके लिए ना हमें एक तो सेक्शन 54 सब सेक्शन 3 पढ़ना है, और इसके साथ आपको पढ़ना है रूल 89, ठीक है जी? तो 54 सब सेक्शन 3 रेड विद रूल 89, ये मुझे आपको पढ़ाना है, ठीक है सर? अब जब हम सेक्शन 54 सब सेक्शन 3 पढ़ते हैं तो इसमें बहुत क्लियरली लिखा हुआ है कि रिफंड ऑफ अनयूटिलाइज्ड आईटीसी जो है वो सिर्फ दो ही केसेस में मिलता है। पहला केस जीरो रेटेड सप्लाईज में, और दूसरा इन्वर्टेड ड्यूटी स्ट्रक्चर में। इन्वर्टेड ड्यूटी स्ट्रक्चर में, ठीक है जी? तो ये दोनों चीज़ें आज हम बहुत डिटेल में समझेंगे कि ज़ीरो रेटेड सप्लाईज में हमें रिफंड कितना मैक्सिमम मिल सकता है और कब मिल सकता है, और ये भी हम समझेंगे कि इन्वर्टेड ड्यूटी स्ट्रक्चर क्या होता है, और इसमें भी अगर हमें रिफंड निकालना हो तो वो मैक्सिमम रिफंड कैसे और कितना निकलेगा, ठीक है जी? चलिए, तो सबसे पहले हम जीरो रेटेड सप्लाईज को पिक करने जा रहे हैं। तो ऊपर हेडिंग डालनी है आपने, जीरो रेटेड सप्लाईज। देखिए, जीरो रेटेड सप्लाईज के बारे में अगर आपको याद हो तो हमने आईजीएसटी एक्ट में इसका मीनिंग समझा था, जीरो रेटेड सप्लाईज क्या होती है। तो अगर आपको याद हो तो सेक्शन 16 ऑफ आईजीएसटी एक्ट बताता है जीरो रेटेड सप्लाई का मतलब या तो एक्सपोर्ट होता है बेटा, या फिर डीटीए टू एसईजेड होता है, ठीक है जी? एक तो एक्सपोर्ट होता है और एक होता है डीटीए टू एसईजेड, ठीक है जी? ठीक है सर। अब ये एसईजेड यूनिट भी हो सकता है और एसईजेड डेवलपर भी हो सकता है, राइट?
अच्छा, ये हम लोगों ने पढ़ा कि ये दोनों होते हैं जीरो रेटेड सप्लाईज। अब अगर आपको याद हो तो हमने क्लास में कैसे डिस्कस किया था कि जब भी हम जीरो रेटेड सप्लाईज करते हैं तो उसमें हमारे पास दो मेथड्स होते हैं, मेथड वन, मेथड टू। मेथड वन में क्या होता है, हम यहाँ पे लिख देते हैं जीरो रेटेड सप्लाई ऑन पेमेंट ऑफ आईजीएसटी। आप सबको याद होगा हमने आईजीएसटी एक्ट में पढ़ा था कि जब भी आप एक्सपोर्ट करते हो या फिर आप डीटी टू एसईजेड करते हो तो ये हमेशा इंटर स्टेट माना जाता है और इस पर एक टैक्स लग जाता है आईजीएसटी। तो लॉ कहता है मेथड वन में आप क्या करो, जब आप रिमूव करोगे तो आप आईजीएसटी पहले पे कर दो, ठीक है, और उसके बाद यू कैन क्लेम रिफंड ऑफ आईजीएसटी विच इज पेड फॉर जीरो रेटेड सप्लाई। ठीक है जी, दिस इज मेथड वन कि आप आईजीएसटी पे करो और बाद में उस आईजीएसटी का आप हमसे क्या ले लेना, रिफंड ले लेना। ठीक है सर। और मेथड टू क्या होता है बेटा, मेथड टू क्या होता है कि आप इसको क्या हो गया, हाँ जी, इसमें लिखता है विदाउट पेमेंट ऑफ ड्यूटी। हाँ जी, इसको लिखेंगे आप विदाउट पेमेंट ऑफ ड्यूटी, आपने कोई टैक्स पे नहीं करना, अंडर बॉन्ड या एलयूटी। तो देर आर टू मेथड्स, जीरो रेटेड सप्लाईज के दो मेथड होते हैं, एक आईजीएसटी पे करो और फिर उस आईजीएसटी का रिफंड ले लेना, दूसरा टैक्स पे मत करो अंडर बॉन्ड या एलयूटी, बिना पे करे आप क्या करो, इसको एक्सपोर्ट कर दो। तो यहाँ पर प्रॉब्लम कहाँ पे आती है कि जब भी हम ये वाला मेथड ऑप्ट करते हैं ना, जब हम पे ही नहीं करते तो फिर यहाँ पर जो आईटीसी होता है ना बेटा, वो अनयूटिलाइज्ड हो जाता है। ठीक है ना, यहाँ पे आईटीसी हमारा क्या हो जाता है, अनयूटिलाइज्ड। तो अब लॉ क्या कह रहा है, प्लीज ध्यान से सुनेंगे। लॉ कहता है कि जीरो रेटेड सप्लाईज के केस में अनयूटिलाइज्ड आईटीसी का रिफंड तो मिलेगा, लेकिन कौन से वाले केस में, जब आप मेथड वन फॉलो करेंगे या मेथड टू। तो लॉ ने क्लियर किया जब आप क्या फॉलो करेंगे, मेथड टू। लिख लीजिए, जीरो रेटेड सप्लाईज में भी अनयूटिलाइज्ड आईटीसी का रिफंड कब मिलता है, व्हेन दिस जीरो रेटेड सप्लाई जो है इज मेड विदाउट पेमेंट ऑफ टैक्स। ये ध्यान रखना है आपने, अंडर बॉन्ड या एलयूटी। ये बहुत इंटरेस्टिंग पॉइंट है, ये ध्यान रखिएगा। तो अगर पेपर में आ जाता है कि अनयूटिलाइज्ड आईटीसी किन किन केसेस में मिलता है, और अगर आपने खाली लिख दिया जीरो रेटेड सप्लाईज तो वो गलत हो जाएगा। ठीक है ना, उसका लॉजिक भी है। देखो लॉजिक क्या है, देखिए लॉ को ऐसा लगता है कि जब आप मेथड वन फॉलो करते हैं ना, तो उसमें क्या होता है दिखा देता हूँ मैं आपको। जैसे मान लीजिए आपने इनपुट खरीदा था, ठीक है, और उस पर आपने जीएसटी पे करा था, सपोज 16,000 का जीएसटी या 18,000 का जीएसटी आपने पे करा, तो आपकी किताबों में क्रेडिट आ गया कितना, 18,000। ठीक है, उसके बाद आपने प्रोसेस करी और उसके बाद जो भी आउटपुट आया उसको आपने एक्सपोर्ट कर दिया। ठीक है ना, और एक्सपोर्ट पे मान लो आपने 27,000 का आईजीएसटी सरकार को पे करना है। तो अब गवर्नमेंट को ऐसा लग रहा है कि ये वाला जब आप पे करोगे ना, तो आप अपना क्रेडिट 18,000 क्या पहले यूज करोगे और बाकी का आप थ्रू कैश लेजर पे कर दोगे। ठीक है ना, यही होगा ना। तो अब गवर्नमेंट को ऐसा लग रहा है कि मेथड वन में क्योंकि ये क्रेडिट यूटिलाइज हो जाता है, और ऐसे में क्योंकि ये क्रेडिट यूटिलाइज हो जाता है, तो यहाँ पर इस क्रेडिट का रिफंड का जरूरत ही नहीं है, क्योंकि ये तो क्रेडिट आप यूज कर लेते हो। तो इसलिए लॉ ने कहा कि फर्स्ट मेथड में क्योंकि क्रेडिट यूज हो जाता है तो हम उस क्रेडिट का आपको रिफंड नहीं देंगे। लेकिन केस टू अगर आप ध्यान से देखेंगे तो ये आपने इनपुट लिया जिस पर आपने जीएसटी 18,000 पे करा था और आपकी किताबों में आईटीसी पड़ा हुआ है 18,000 पे। ठीक है, अब आपने
एक्सपोर्ट जब किया, सपोज विदाउट पेमेंट ऑफ टैक्स करा, तो अब आप मुझे बताओ, जब आप पेमेंट ऑफ टैक्स कर ही नहीं रहे हो, जब आप पेमेंट ऑफ टैक्स कर ही नहीं रहे हो, तो जायज़ सी बात है कि ये जो आईटीसी आपकी किताबों में पढ़ा हुआ है, आप प्लीज समझेंगे जरा, क्या ये आईटीसी एज इट इज पड़ा रह जाएगा? इसको हम क्या बोलेंगे? अनयूटिलाइज। तो फिर लॉ ने सोचा ओके ओके ओके, इस आईटीसी का हम आपको क्या दे देंगे? रिफंड। तो आप समझ रहे हैं लॉजिक? क्योंकि अगर आप पे कर रहे हो तो आप आईटीसी यूज कर रहे हो, जब यूज कर रहे हो तो अनयूटिलाइज का कोई मतलब ही नहीं बना। ठीक है ना? तो यहाँ पर अनयूटिलाइज आईटीसी का रिफंड का कोई मतलब नहीं है। लेकिन अगर आप विदाउट पेमेंट कर रहे हो तो डेफिनेटली वो जो टैक्स ऑन इनपुट आपने पे करा होगा, क्या वो तो किताबों में खड़ा रहेगा, तो उसका हम आपको क्या दे देंगे? रिफंड। तो इसीलिए पहले तो ये चीज समझनी बड़ी जरूरी है कि रिफंड ऑफ अनयूटिलाइज्ड आईटीसी दो केसेस में मिलता है। पहला, जीरो रेटेड सप्लाईज, और ये भी कब? व्हेन इट इज मेड विदाउट पेमेंट ऑफ टैक्स अंडर बॉन्ड या एलयूटी। और दूसरा होता है इन्वर्टेड ड्यूटी स्ट्रक्चर। अब इन्वर्टेड ड्यूटी स्ट्रक्चर क्या होता है वो भी मैं आपको बता देता हूँ, लिख लीजिएगा। वेयर टैक्स रेट ऑन इनपुट जो है वो ज्यादा होता है टैक्स रेट ऑन आउटपुट से। ठीक है ना? ये ध्यान रखना है आपने। और इसी के नीचे लिख लीजिएगा, अदर देन निल रेटेड और फुल्ली एग्जम्प्टेड। मतलब आउटपुट का रेट कम होना चाहिए, बट कम का मतलब निल या फुल्ली एग्जम्प्टेड नहीं होना चाहिए। क्योंकि निल और फुल्ली एग्जम्प्टेड में तो आपको मालूम होगा कि आईटीसी मिलता ही नहीं है। तो फिर वो वाला केस हम यहाँ डिस्कस नहीं कर रहे, ठीक है ना? तो यहाँ पे हम केसेस डिस्कस कर रहे हैं, जैसे इनवर्ड पे, यानी कि इनपुट्स पे हमारा क्रेडिट है, सपोज करो 18% का टैक्स था और आउटपुट पे 5% था, तो दिस इज कॉल्ड इन्वर्टेड ड्यूटी स्ट्रक्चर। तो यहाँ पर क्योंकि आप समझ सकते हो कि 18 आप देकर आए हो और फाइनल पे आपने 5 दिन है, तो जो आप देकर आए हो वो ज्यादा था, तो क्रेडिट ज्यादा पड़ा होगा। तो ज्यादा पड़े होने से क्या वो अनयूटिलाइज पड़ा रहेगा? तो इसीलिए लॉ को लगा कि उसका भी हम रिफंड दे सकते हैं। तो अभी मैं बहुत डिटेल में पढ़ाऊंगा, ये तो मैं सिर्फ एक ओवरव्यू दे रहा हूँ आपको लर्न कराने के लिए। तो मेरा क्वेश्चन है फिर से, दो ऐसी चीजें बताओ जिस पर अनयूटिलाइज्ड आईटीसी का भी आपको रिफंड मिल सकता है। तो पहला क्या है? जीरो रेटेड सप्लाईज विच इज मेड विदाउट पेमेंट ऑफ टैक्स अंडर बॉन्ड या एलयूटी। दूसरा है इन्वर्टेड ड्यूटी स्ट्रक्चर। दूसरा क्या है? इन्वर्टेड ड्यूटी स्ट्रक्चर। अगर ये समझ आ गया हो तो हम आगे बढ़े। क्या यहाँ तक क्लियर? ठीक है, वेरी गुड। अब सवाल यहाँ पर क्या था, क्वेश्चन मेरे सामने क्या था, ऊपर हेडिंग डालेंगे जीरो रेटेड सप्लाईज। अब हम दोनों को अलग अलग तरीके से पढ़ेंगे, ठीक है? जीरो रेटेड सप्लाईज which is made without payment of tax under bond या एलयूटी। ठीक है ना? तो अब यहाँ पर बड़े ध्यान से समझना है आपने, ठीक है? जीरो रेटेड सप्लाईज विच इज मेड विदाउट पेमेंट ऑफ टैक्स अंडर बॉन्ड या एलयूटी में हम ये जानना चाहते हैं कि व्हाट विल बी द मैक्सिमम रिफंड अमाउंट। बस ये मुझे पता लगाना है कि इसमें हमारा मैक्सिमम रिफंड कितना होगा और वो कैसे कैलकुलेट होगा। तो इसके लिए रूल 89 सब रूल 4 में आपको पढ़ाने जा रहा हूँ, ठीक है ना? तो रूल 89 सब रूल 4 में आपको पढ़ाने जा रहा हूँ, जिसमें हमें क्या सीखना है? व्हाट विल बी द मैक्सिमम रिफंड इन केस ऑफ जीरो रेटेड सप्लाईज विच इज मेड विदाउट पेमेंट ऑफ टैक्सेस अंडर बॉन्ड या एलयूटी। आई होप सो एवरीथिंग इज क्लियर नाउ। ठीक है सर। तो मैक्सिमम रिफंड का फॉर्मूला लिखेंगे आप। मैक्सिमम रिफंड इज इक्वल टू टर्नओवर ऑफ जीरो रेटेड सप्लाई ऑफ गुड्स प्लस टर्नओवर ऑफ जीरो रेटेड सप्लाई ऑफ सर्विसेज डिवाइड बाय टोटल एडजस्टेड टर्नओवर इनटू
नेट आईटीसी। ठीक है, आप पहले नोट करिए, फिर मैं आपको रीजन बताऊंगा कि ये फॉर्मूला कैसे बना है। पहले नोट कर लीजिए साथ साथ। टर्नओवर ऑफ जीरो रेटेड सप्लाई ऑफ गुड्स प्लस टर्नओवर ऑफ जीरो रेटेड सप्लाई ऑफ सर्विस डिवाइड बाय टोटल एडजस्टेड टर्नओवर इनटू नेट आईटीसी। अब इसका लॉजिक क्या है? इट्स वेरी सिंपल। मुझे एक बात बताओ, मान लो हमारे पास इनपुट पे क्रेडिट पड़ा हुआ है 20,000, ठीक है जी, और इस 20,000 से जो भी हमने आउटपुट बनाई है, जो भी हमने आउटपुट बनाई है उसमें से जीरो रेटेड जो थी विदाउट पेमेंट वो थी 2 लाख की, और डोमेस्टिक टैरिफ के अंदर हम लोगों ने 4 लाख की रिमूव करी है। यानी कि सेम इनपुट से हमने ये काम भी करा, ये काम भी करा। तो आप मुझे सोच के बताओ, सारा क्रेडिट आपको रिफंड मिलेगा या प्रो राटा बेसिस पे? प्रो राटा। तो वो प्रो राटा आप कैसे करोगे? आप क्या करोगे, टोटल टर्नओवर के लिए क्रेडिट कितना है 20, तो जीरो रेटेड के लिए कितना होगा, समझ रहे ना? तो आपका फॉर्मूला क्या बनेगा, 20,000 अगर टोटल के लिए था तो जीरो रेटेड के लिए कितना होगा, क्या ये प्रोराटा निकल आएगा? तो वही फॉर्मूला बना, देखो कैसे, ये क्रेडिट है, ये टोटल टर्नओवर है, ये जीरो रेटेड है, सिंपल। क्लियर है नहीं? ठीक है सर। अब क्वेश्चन मुझसे पूछा गया कि सर ये सब चीजें हम कैसे निकालते हैं, ये हमें सिखा दो। ठीक है ना? तो अब मैं आपको 4 चीजें सिखाऊंगा। टर्नओवर ऑफ जीरो रेटेड सप्लाई ऑफ गुड्स कैसे निकालते हैं, टर्नओवर ऑफ जीरो रेटेड सप्लाई ऑफ सर्विस कैसे निकालते हैं, टोटल एडजस्टेड टर्नओवर कैसे निकालते हैं, और नेट आईटीसी का क्या मतलब है। क्लियर है? अगर मैंने आपको ये मीनिंग समझा दिया तो आपको जीरो रेटेड सप्लाईज में कितना रिफंड निकलता है वो आपको निकालना आ जाएगा। क्लियर है? फिर उस पर हम एक प्रैक्टिकल क्वेश्चन भी करेंगे, राइट? ठीक है सर। तो ऊपर हेडिंग डालेंगे, टर्नओवर ऑफ जीरो रेटेड सप्लाईज ऑफ गुड्स। ठीक है जी, इसकी टर्नओवर कैसे निकालनी है लिख लीजिए आप। लिखो, वैल्यू ऑफ जीरो रेटेड सप्लाईज ऑफ गुड्स मेड विदाउट पेमेंट ऑफ टैक्स made without payment of tax under bond या LUT, अंडर बॉन्ड या LUT ड्यूरिंग रेलेवेंट पीरियड, जिस पीरियड का आप कैलकुलेट कर रहे हो, या फिर 1.5 टाइम्स वैल्यू ऑफ लाइक गुड्स, लाइक गुड्स सप्लाइड डोमेस्टिकली। यानी कि ऐसा ही कोई प्रोडक्ट अगर आपने डोमेस्टिक मार्केट के अंदर बेचा है तो उसकी जो वैल्यू है उसका 1.5 टाइम्स, दोनों में से विच एवर इज लेस, वो आपको लेना होगा। क्या यहां तक ठीक है? लेस करेंगे आप वैल्यू ऑफ सप्लाई ऑन विच refund is claimed under 89(4)(a) and 4(b). इसको आप लिख लीजिएगा डीम्ड एक्सपोर्ट्स। याद रखना, अगर आपने कोई डीम्ड एक्सपोर्ट्स करे हैं, ठीक है, तो उस पर जो रिफंड हम लोग ना अलग से क्लेम करते हैं। तो लॉ क्या कहता है कि जो भी आप टर्नओवर लोगे ना, उसमें वो टर्नओवर आप हटा देना जिसका क्लेम ऑफ रिफंड आप सेपरेटली 89(4)(a) 4(b) में क्लेम कर रहे हो। ठीक है ना? तो ये ध्यान रखना है कि अगर वहां पे लिखा हुआ आ जाए ना
टोटल टर्नओवर हमारी 20 लाख है, विच इंक्लूड्स 2 लाख ऑन विच ऑलरेडी रिफंड क्लेम्ड अंडर 4A4B। तो लॉ क्या कहता है कि जिस पर आप सेपरेटली क्लेम ऑफ रिफंड ले चुके हो 4A4B में, तो उसको आप यहाँ पर कंसिडरेशन में नहीं लेंगे, ठीक है ना। तो ये ध्यान रखना कि हमें डीम्ड एक्सपोर्ट्स, ये डीम्ड एक्सपोर्ट्स होते हैं बच्चे, डीम्ड एक्सपोर्ट्स होते हैं, बताऊंगा आज ही बताऊंगा क्या होता है ये। तो डीम्ड एक्सपोर्ट्स जिसका सेपरेट रिफंड आप ले चुके हो उसको आप यहां से हटा देंगे। क्लियर है? ठीक है सर। चलिए अब ऊपर हेडिंग डालनी है हमें, टर्नओवर ऑफ जीरो रेटेड सप्लाई ऑफ सर्विसेज। ये बड़ा इंटरेस्टिंग है, ध्यान रखना जरा इसका, ठीक है। तो लिखो जरा, वैल्यू कैसे निकालेंगे, लिखो। सबसे पहले लिखना है आपने अमाउंट रिसीव्ड इन रिलेशन टू जीरो रेटेड सप्लाई ऑफ सर्विस विदाउट पेमेंट ऑफ टैक्स ड्यूरिंग पीरियड ऐड, और कुछ लेस होगा, कुछ ऐड होगा कुछ लेस होगा। ऐड क्या होगा, लिख लो, अमाउंट रिसीव्ड इन प्रायर पीरियड्स रिलेटेड टू, आप लिख लीजिए अभी समझा दूंगा मैं आपको, रिलेटेड टू सर्विसेज प्रोवाइडेड ड्यूरिंग करंट पीरियड, और माइनस करना है अमाउंट रिसीव्ड इन करंट पीरियड फॉर विच सर्विसेज नॉट येट प्रोवाइडेड, जिसके लिए आपने सर्विसेज नहीं दी है। क्या मतलब है, देखो जरा, आपको लिखना है अमाउंट रिसीव, टोटल जो करंट पीरियड में पैसा आया होगा पहले वो ले लो, ठीक है। अगर इसमें से कुछ ऐसा अमाउंट आया है जिसकी सर्विसेज आपने नहीं दी है तो वो हटा दो। मान लो आपके पास 20 लाख आया, अब 20 लाख में से अगर मैं ये कहूँ कि हमारे पास 2 लाख वो आया है जिसकी सर्विसेज हम बाद में देंगे, तो लॉ कहता है फिर वैल्यू ऑफ टर्नओवर निकालते समय सिर्फ आपने 18 लेना है। ऐसा भी हो सकता है कि कुछ ऐसी सर्विसेज थी जो प्रोवाइड तो करंट ईयर में हुई है बट उसका एडवांस पहले आया होगा, तो वो एडवांस आप इस ईयर की टर्नओवर में यानी कि इस पीरियड की टर्नओवर में प्लस कर लेना। मैं रिपीट करूंगा, इसका मतलब क्रक्स ऑफ द स्टोरी, हमें सिर्फ वही एडवांसेस या वही अमाउंट लेने हैं जिसकी सर्विसेज करंट ईयर में दी गई है। लेकिन अगर सर्विसेज इन फ्यूचर देनी है तो वो अमाउंट ऑफ एडवांसेस हटा दो, या एडवांस पहले आया था सर्विस करंट पीरियड में दी है तो वो एडवांस इस पीरियड का टर्नओवर का पार्ट बना दो। क्लियर है या नहीं? तो ये आपको ध्यान रखना है। अच्छा, मेरे ख्याल से ये पॉइंट पूरा समझ आ गया है, ठीक है। एक बार इसको नोट कर लीजिए, अमाउंट विच इज रिसीव्ड इन रिलेशन टू जीरो रिलेटेड सप्लाई ऑफ सर्विस विदाउट पेमेंट ऑफ टैक्स ड्यूरिंग द पीरियड, इसमें ऐड कर लेंगे जो अमाउंट आपने प्रायर पीरियड में लिया था जिसकी सर्विस आपने करंट पीरियड में दी है, या फिर माइनस कर देंगे वो अमाउंट जो आपने रिसीव अभी करा है बट उसकी सर्विसेज अभी आपने प्रोवाइड नहीं करी है, ठीक है जी। तो ये हमारा टर्नओवर ऑफ जीरो रेटेड सप्लाई ऑफ सर्विस आ गया। नेक्स्ट लिखेंगे व्हाट इज नेट आईटीसी। अब याद रखना नेट आईटीसी का मतलब यहां पर क्या है, क्रेडिट ऑफ इनपुट सर्विसेज। याद रखना कैपिटल गुड्स नहीं है, तो आपको जो रिफंड मिलेगा ना यहाँ पर वो या तो आईटीसी रिलेटेड टू इनपुट होगा या आईटीसी रिलेटेड टू इनपुट सर्विस होगा, ठीक है ना। कैपिटल गुड्स से रिलेटेड आपको रिफंड्स नहीं मिलेंगे, ध्यान रखना। और इसमें भी लिख देना माइनस
credit in relation to supplies for which refund is claimed अंडर सब रूल 4A 4B ऑफ रूल 89। मतलब आप समझ रहे हैं ना, डीम्ड एक्सपोर्ट की टर्नओवर में से भी उसकी वैल्यू को हटाओ और आईटीसी में से भी उसकी वैल्यू को हटाओ। तो ये ध्यान रखना है आपने, ठीक है। तो ये हमारे पास आ जाएगा नेट आईटीसी। नेट आईटीसी क्लियर है। और एक लास्ट चीज रह गई, टोटल एडजस्टेड टर्नओवर। अभी मैं क्वेश्चन कराऊंगा ना, आपको मजा आ जाएगा, ठीक है ना। टोटल एडजस्टेड टर्नओवर, टोटल एडजस्टेड टर्नओवर लिखो जरा। टोटल एडजस्टेड टर्नओवर का मतलब क्या है? लिखो टर्नओवर इन स्टेट या यूटी एज डिफाइंड सेक्शन 2112 excluding turnover of services। अगर आपको सेक्शन 2 क्लॉज 112 डेफिनेशन ऑफ टर्नओवर इन अ स्टेट याद हो, तो उसके अंदर अगर आपने ढंग से पढ़ा हो तो उसमें एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज भी आता था। लेकिन अभी लॉ क्या कह रहा है कि इसमें से टर्नओवर ऑफ सर्विसेज पहले हटा देना, फिर इसमें प्लस कर देना आप टर्नओवर ऑफ जीरो रेटेड सप्लाई ऑफ सर्विसेज। बच्चा कहता है जब लेना था तो छुड़वाया क्यों? तो उसके लिए उन्होंने क्या लिख दिया, एज कैलकुलेटेड अबव। यानी कि टर्नओवर निकालने का तरीका यही फॉलो करना जो हमने यहां पर आपको सिखाया है, ठीक है ना। इसीलिए पहले वहां से माइनस करके फिर इन्होंने दोबारा लिखा एंड टर्नओवर ऑफ नॉन जीरो रेटेड सप्लाई ऑफ सर्विस। ठीक है जी, तो ये सारा आ गया। फिर इसमें लिखना है माइनस वैल्यू ऑफ एग्जम्प्ट सप्लाई अदर देन जीरो रेटेड, एंड फिर माइनस करेंगे वो वैल्यू ऑफ सप्लाई फॉर विच रिफंड इज क्लेम्ड अंडर वही सब रूल 4A 4B ऑफ रूल 89। ठीक है जी, ये हम लोगों ने एक तरह से देखा जाए ना तो सारा ही ले लिया इन्होंने। सिर्फ वैल्यू ऑफ एग्जाम सप्लाई छोड़नी है, बस ध्यान रखो। और दूसरा, बार बार मैं बोल रहा हूँ 4A 4B में अगर आपने सेपरेट क्लेम ऑफ रिफंड ले लिया है तो वो टर्नओवर को भी एडजस्टेड टर्नओवर से माइनस कर देना है, ठीक है ना। तो ये सब सॉल्व करेंगे तो हमारे पास निकल आएगा टोटल एडजस्टेड टर्नओवर। देखिए आपको अभी लग रहा होगा जैसे बहुत लेंथी है, बहुत डिफिकल्ट है। जब मैं क्वेश्चन कराऊंगा तो आपको बिल्कुल बच्चों वाला क्वेश्चन लगेगा और बड़ा मजा आएगा। क्लियर है? ठीक है सर। तो ये अब हमारा यहाँ तक हो गया। अब सीधा ही हम एक क्वेश्चन करते हैं प्रैक्टिकल, आपको समझ आ जाएगा कि हाउ टू कैलकुलेट, ठीक है ना। लिखो प्रैक्टिकल क्वेश्चन। प्रैक्टिकल क्वेश्चन लिखेंगे जरा। XYZ लिमिटेड provides us following information। कैलकुलेट करना है आपने मैक्सिमम रिफंड जो एलिजिबल होगा, ठीक है ना। आपने बताना है
व्हाट विल बी द मैक्सिमम रिफंड विच इज एलिजिबल। तो आपको मैं डिटेल दे रहा हूं, वैल्यू ऑफ जीरो रेटेड सप्लाई ऑफ गुड्स 10 लाख, ब्रैकेट में लिखना है आपने वैल्यू ऑफ लाइक गुड्स सप्लाइड डोमेस्टिकली रुपीस 8 लाख। ठीक है जी, ठीक है सर। उसके बाद आपने लिखना है, अच्छा ये जरूरी नहीं है बाय द सेम सप्लायर हो, कोई और सप्लायर भी कर रहा होगा तो भी हम ले सकते हैं, ठीक है ना। आगे लिखेंगे अमाउंट रिसीव्ड in relation to zero rated supply of services without payment 20 लाख including rupees 5 lakh related to services not provided। इसमें 5 लाख वो एडवांस था जो कि इन रिलेशन टू दैट सर्विस था जो आपने प्रोवाइड ही नहीं करी है। ठीक है जी। तीसरा लिखना है आपने सप्लाइड विद इन स्टेट 18 लाख। आपने विद इन स्टेट भी माल बेचा है 18 लाख का। ठीक है बेटा, आईटीसी लिख लो। इनपुट का पड़ा हुआ है 5 लाख, इनपुट सर्विसेज का 2 लाख, कैपिटल गुड्स का 5 लाख। ये क्वेश्चन है मेरा, आपको बताना है मैक्सिमम रिफंड कितना आप ले सकते हो इन रिलेशन टू जीरो रेटेड सप्लाईज मेड विदाउट पेमेंट ऑफ टैक्सेस। ठीक है ना, ये विदाउट पेमेंट ऑफ टैक्सेस ही है जो मैंने इंफॉर्मेशन दी है। क्लियर है? फटाफट से बताना है आपने व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ जीरो रेटेड सप्लाई, व्हाट विल बी द अमाउंट ऑफ रिफंड इन रिलेशन टू जीरो रेटेड सप्लाईज। तो कैसे करेंगे बताओ। पहले आपको फॉर्मूला लिखना है बच्चे, मैक्सिमम रिफंड बराबर होगा, बताओ, जीरो रेटेड सप्लाई ऑफ गुड्स विदाउट पेमेंट दैट इज 10 लाख, और मैंने क्या कहा था वैसे 1.5 टाइम्स वैल्यू ऑफ लाइक गुड्स सप्लाइड डोमेस्टिकली। अब डोमेस्टिकली आपने जो सप्लाई करा उसकी 8 लाख है, 8 लाख का 1.5 हो जाएगा 12 लाख। 12 और 10 विच एवर इज लोअर, तो क्या 10 ही लेंगे। ठीक है सर, ये ध्यान रखना, इस बार अमेंडमेंट है ये। प्लस यहाँ बताओ अमाउंट रिसीव्ड इन रिलेशन टू जीरो रेट सप्लाई ऑफ सर्विस कितना है 20 विदाउट पेमेंट, इंक्लूडिंग 5 लाख रिलेटेड टू दैट सर्विस विच इज नॉट प्रोवाइडेड। तो कितना लोगे 20 या 15? 15 ले लेना, ठीक है ना। डिवाइड बाय क्या हमें एडजस्टेड टर्नओवर चाहिए? बिल्कुल। अब एडजस्टेड टर्नओवर में ये भी ले लेना, ये वाली 20 लोगे या वही लोगे जो आपने न्यूमरेटर में ली है? बिल्कुल याद रखना वही लेना जो न्यूमरेटर में ली है। तो 20 मत लेना, 15 लेना, ठीक है ना। तो यहाँ पे 10 15 और क्या विद इन द स्टेट वाली भी आएगी, बिल्कुल, क्योंकि जब हम टोटल टर्नओवर निकालते हैं तो हमें टर्नओवर इन अ स्टेट्स निकालनी होती है, चाहे वो कम ऑन एक्सपोर्ट की गई हो जीरो रेटेड हो, चाहे वो डोमेस्टिकली बेची गई हो, ठीक है ना, सारा लेंगे हम। इनटू में नेट आईटीसी, और नेट आईटीसी में एक तो इनपुट आता है और एक इनपुट सर्विस आता है। लो जी, इसको आप सॉल्व कर लीजिएगा।
अच्छा, घबराना नहीं बच्चे, प्रैक्टिस के लिए नीचे मैंने पहले ही बोल दिया कि डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको क्वेश्चनर दिया हुआ है, सॉल्व्ड है वो, आप उसको एक बारी प्रैक्टिस कर लोगे तो आपको ये बड़ा यूजर फ्रेंडली लगने वाला है, ठीक है ना। चलिए सर, ठीक है, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। तो ये हमारा खत्म, लेकिन इसमें ना दो बातें और लिखी हुई हैं, वो भी लिख लीजिए। लिखो, अबव रिफंड shall not be given if, ये जो हम रिफंड पढ़ रहे हैं ना, ये आपको नहीं मिलेगा कब, if such goods which are exported are subject to export duty। क्या मतलब है सर इस बात का? लॉ कहते हैं कि अगर उन गुड्स पे एक्सपोर्ट ड्यूटी लग रही है तो फिर हम आपको रिफंड नहीं देंगे आईटीसी का, जो हमने अभी आपको सिखाया है। तो अगर पेपर में क्वेश्चन आ जाता है ना कि जीरो रेटेड सप्लाईज हम कर रहे हैं विदाउट पेमेंट ऑफ ड्यूटी टैक्सेस, लेकिन विदाउट पेमेंट ऑफ टैक्सेस का मतलब जीएसटी नहीं दे रहे आप, ठीक है ना, लेकिन उस पर कस्टम ड्यूटी लग रही है, तो लॉ कहता है कि सॉरी, उसको हम सेक्शन 54 में कवर अप नहीं करेंगे, मतलब उसका जो आईटीसी का अनयूटिलाइज्ड अमाउंट पड़ा होगा उसका रिफंड नहीं मिलेगा। दूसरा, इफ ड्यूटी ड्रॉबैक ऑलरेडी क्लेम्ड, अगर आपने पहले से ही क्या क्लेम करा हुआ है, ड्यूटी ड्रॉबैक, तो भी आपको यहाँ पर रिफंड नहीं मिलेगा। तो ये दो बातें ध्यान रखनी है, ठीक है ना। तो जीरो रेटेड सप्लाईज पूरी तरह से खत्म हो गया अब। तो अगर मैं अब आपसे क्वेश्चन पूछूं तो आई एम वेरी श्योर आपको बहुत क्लियर होगा। जीरो रेटेड सप्लाईज का रिफंड ऑफ अनयूटिलाइज्ड आईटीसी मिल सकता है, वो भी कब, अगर जीरो रेटेड सप्लाई मेड विदाउट पेमेंट ऑफ टैक्सेस अंडर बॉन्ड या एलयूटी होना चाहिए, ठीक है जी। दूसरा, उस पर कोई एक्सपोर्ट ड्यूटी नहीं लग रही होनी चाहिए। तीसरा, उस पर कोई आपने ड्यूटी ड्रॉबैक क्लेम नहीं किया होना चाहिए। एंड हाउ टू कैलकुलेट मैक्सिमम रिफंड, ये हमें सिखाया रूल 89 सब रूल 4 ने। उसने हमें फॉर्मूला दिया, जीरो रेटेड सप्लाई ऑफ गुड्स प्लस जीरो रेटेड सप्लाई ऑफ सर्विसेज डिवाइड बाय टोटल एडजस्टेड टर्नओवर इनटू नेट आईटीसी। अब जीरो रेटेड सप्लाई ऑफ गुड्स कैसे निकालते हैं, टर्नओवर ऑफ जीरो रेटेड सप्लाई ऑफ सर्विस कैसे निकालते हैं, टोटल एडजस्टेड टर्नओवर कैसे निकालते हैं, नेट आईटीसी का क्या मतलब है, ये मैंने आपको बता दिया और आपको क्वेश्चन भी करा दिया। फॉर मोर प्रैक्टिस आपको नीचे क्वेश्चन रेफर करना है, आपको ऑटोमेटिकली ये लगेगा कि यस अब हमारा यूजर फ्रेंडली हो गया है। क्लियर है? ठीक है सर, बहुत बढ़िया। अब आपने ऊपर हेडिंग डालनी है, ऊपर एक हेडिंग डालिए जरा, रिफंड ऑफ unutilized ITC in case of inverted duty structure। ये लिखिए पहले आप, रिफंड ऑफ अनयूटिलाइज्ड आईटीसी इन केस ऑफ इन्वर्टेड ड्यूटी स्ट्रक्चर, ठीक है ना। अच्छा, ये मैं जो भी पढ़ा रहा हूँ सारा अमेंडेड पढ़ा रहा हूँ बच्चे, जो भी मैं रिफंड पढ़ा रहा हूँ इट इज ऑल अमेंडेड, ठीक है। ई विल ऑल, सो आई होप सो आपको समझ आ रही होगी कि मैं आई एम ट्राइंग माई बेस्ट कि विद ऑल अमेंडमेंट्स जो टॉपिक्स मुझे लगता है कि हम लोगों की थोड़ी सी उसमें कमियां हैं उस पर हम लोग ज़्यादा काम करेंगे, रादर देन सारे चैप्टर्स के ऊपर थोड़ा थोड़ा काम करने के बजाय उन चैप्टर्स पे हम ज़्यादा काम करेंगे जो हमारे वीक हैं। क्लियर है? अच्छा, अगला चैप्टर व्हाट आई विल बी डूइंग इज रिटर्न्स, ठीक है ना। अगला चैप्टर में आपको रिटर्न्स पढ़ाऊंगा, रिटर्न ऑफ जीएसटी, ठीक है ना, बहुत डिटेल में पढ़ाऊंगा रिटर्न ऑफ जीएसटी, आपको बड़ा मजा आएगा, ठीक है जी। ठीक है सर, चलिए, रिफंड ऑफ अनयूटिलाइज्ड आईटीसी इन केस ऑफ इन्वर्टेड ड्यूटी स्ट्रक्चर। चलिए, अब इसके लिए ना मैं आपको कुछ दे रहा हूँ, पहले इसको नोट करना है बेटा। इन्वर्टेड ड्यूटी स्ट्रक्चर के अंदर पहले तो मीनिंग लिख लो इसका, मीनिंग लिखो जरा सारे, क्या होता है। इफ रेट ऑफ टैक्स ऑन इनपुट, बता दिया वैसे मैंने आपको, दोबारा लिख लो। इफ रेट ऑफ टैक्स ऑन इनपुट
अगर रेट ऑफ टैक्स ऑन इनपुट इज हायर, यानी कि इनपुट पे जो टैक्स रेट है वो ज्यादा है किससे, देन द रेट ऑफ टैक्स ऑन आउटवर्ड सप्लाई, लेकिन यहाँ पे लिखा हुआ है अदर देन निल रेटेड एंड फुली एग्जाम्ड, लेकिन आउटवर्ड अगर निल या फुली एग्जाम्ड है तो ये केस नहीं आएगा, ठीक है ना। एक्सेप्ट सप्लाईज ऑफ गुड्स और सर्विसेज और बोथ एज मे बी नोटिफाइड बाय द गवर्नमेंट, मतलब सरकार अगर चाहे तो कुछ सप्लाईज जिनमें ये रिलेशन आ भी रहा होगा ना, उसको भी इन्वर्टेड ड्यूटी स्ट्रक्चर्स की रिफंड से बाहर कर सकती है। व्हाट आई एम ट्राइंग, प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड। इनपुट पे टैक्स रेट ज्यादा है आउटवर्ड से, पहली बात। अदर देन निल और फुल्ली एग्जाम्प्ट, मतलब आउटवर्ड का कम होने की वजह निल या फुल्ली एग्जाम्प्ट नहीं होना चाहिए, तो आपको यहाँ पर रिफंड ऑफ अनयूटिलाइज्ड आईटीसी मिल सकता है। लेकिन सरकार के पास अभी भी एक पावर है क्या, कि अगर गवर्नमेंट चाहे, इवन दो रेट ऑफ टैक्स ज्यादा था इनपुट पे और आउटपुट पे कम था, लेकिन अगर सरकार चाहे तो ऐसा कह सकती है कि इसे हम इन्वर्टेड टैक्स स्ट्रक्चर में इंक्लूड नहीं करेंगे। क्लियर है नहीं, ठीक है। अब यहाँ पर मैक्सिमम रिफंड का फॉर्मूला क्या है वो पढ़ने से पहले मैं आपको क्लियर करना चाहता हूँ कि यहाँ पर नेट आईटीसी सिर्फ इनपुट का आता है, ओनली इनपुट। जब हम जीरो रेटेड पढ़ते हैं तो वहां पे इनपुट और इनपुट सर्विसेज क्या दोनों थे, बिल्कुल। लेकिन यहाँ पर सिर्फ हम किसका पढ़ेंगे, इनपुट का। इसका मतलब रिफंड तो मिलेगा, सिर्फ इनपुट वाले का रिफंड मिलेगा, ना इनपुट सर्विस का मिलेगा, ना कैपिटल गुड्स का मिलेगा, ध्यान रखना, ठीक है। कैपिटल गुड्स का तो कहीं पे भी नहीं मिलता। रिफंड ऑफ उसमें अनयूटिलाइज आईटीसी जब आप निकालोगे इन रिलेशन टू जीरो रेटेड, तो वहां पर आपने ध्यान रखना है इनपुट और इनपुट सर्विसेज दोनों ऊपर आते हैं और यहाँ पे खाली क्या आता है, इनपुट आता है। क्लियर है। ऊपर फिर नेक्स्ट लिखना है एडजस्टेड टोटल टर्नओवर ऑफ सच टैक्सेबल प्रोडक्ट ऑफ अ स्टेट और यूटी, इनटू में लिखना है टर्नओवर ऑफ इन्वर्टेड ड्यूटी स्ट्रक्चर, ब्रैकेट बंद, माइनस में टैक्स ऑन सच इन्वर्टेड ड्यूटी स्ट्रक्चर। ये मैं आपको डिटेल में समझाऊंगा, सिर्फ नोट करना है आपने, सिर्फ आप नोट कर लीजिए, प्रैक्टिकल क्वेश्चन पूरा कराऊंगा तब पल्ले पड़ जाएगा आपके, ठीक है ना। ठीक है जी, आप बस नोट कर लीजिए, मैंने कहा अभी जब मैं क्वेश्चन कराऊंगा तो आपको बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। इसको आप एक काम करो, इतना बड़ा मत लिखो, खाली लिख लो एडजस्टेड टर्नओवर, एडजस्टेड टोटल टर्नओवर, बस इतना ही लिख लो तब भी काफी है। इसमें बस ध्यान रखना नेट आईटीसी का मतलब क्या है, खाली इनपुट वाला, ठीक है ना, इनपुट सर्विसेज नहीं आएगा। और लास्ट में लिखा हुआ है टैक्स ऑन सच इन्वर्टेड ड्यूटी स्ट्रक्चर। अब क्वेश्चन कराता हूं मैं आपको, आईसीएआई ने अपने प्रैक्टिस मैनुअल में एक क्वेश्चन दिया हुआ है इन्वर्टेड टैक्स स्ट्रक्चर का, वो क्वेश्चन हम ट्राई करेंगे, ठीक है। मेरे साथ क्वेश्चन आपने ना पूरा रीड करना है बेटा, ठीक है, और बिल्कुल कॉपी पेन छोड़ के बैठ जाइए, पहले समझने पे ध्यान देना है हमें, राइट, उसके बाद आपने नोट करना है इसको। अच्छा, ये क्वेश्चन आपको नीचे ना जो मैंने मैंने बोला ना डिस्क्रिप्शन बॉक्स में क्वेश्चनर दिया है, वहां पर भी मिल जाएगा, तो पहले समझने पे ध्यान दो, लिखना कुछ नहीं है, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं। कहते हैं सुपर इंजीनियरिंग वर्क्स, अ रजिस्टर्ड सप्लायर इन हरियाणा is engaged in supply of taxable goods within the state. Given below are detail of the turnover and applicable GST rate of the final product manufactured by super engineering work, as also the ITC availed on input used in manufacturing each of the final product and GST rate applicable on the same during the period. अब आपको डिटेल क्या दी हुई है ध्यान से देखेंगे। वो कहते हैं कि हम तीन प्रोडक्ट बना रहे हैं एबीसी, तीनों का टर्नओवर हमें मालूम है, आउटपुट जीएसटी रेट गिवन है, आईटीसी कितना अवेल्ड है ये गिवन है, इनपुट जीएसटी रेट्स दिए हुए हैं 18 18 18। आराम से देखना है, सोच के बताओ। और ये सारी टर्नओवर जो है ये एक्सक्लूडिंग जीएसटी है,
जो क्वेश्चन पूछूंगा उसका जवाब देना। इसका इनपुट पे भी 18 है, आउटपुट पे भी 18 है, तो ये इन्वर्टेड ड्यूटी स्ट्रक्चर में नहीं आता। इनपुट पे 18, आउटपुट पे 5, तो बिल्कुल ये इन्वर्टेड ड्यूटी स्ट्रक्चर में आता है। इनपुट पे 18, आउटपुट पे 5, ये भी आता है। तो मेरा पहला क्वेश्चन, आउट ऑफ दीज थ्री प्रोडक्ट कौन कौन से प्रोडक्ट इन्वर्टेड ड्यूटी स्ट्रक्चर में आ रहे हैं? तो या तो प्रोडक्ट ए आ रहा है या फिर प्रोडक्ट बी आ रहा है। क्या यहां तक क्लियर है? सो दो प्रोडक्ट बताओ जो इन्वर्टेड ड्यूटी स्ट्रक्चर में आ रहे हैं, कौन कौन से, ए और बी। तो इसका मतलब जब मैं रिफंड की बात करूंगा तो क्या मुझे रिफंड ए और बी का मिल सकता है, अभी तक जितना मैंने पढ़ाया उसके बेसिस पर। ठीक है, नेक्स्ट पढ़ेंगे। Determine the maximum amount of refund of unutilized ITC that super engineering works is eligible to claim under this provided। प्रोडक्ट बी को नोटिफाई किया गया है एक ऐसा प्रोडक्ट इन रिस्पेक्ट ऑफ विच नो रिफंड ऑफ अनयूटिलाइज्ड शैल बी गिवन। मैंने पहले ही बोला था, गवर्नमेंट अगर चाहे तो किसी भी प्रोडक्ट को नोटिफाई करके बोल सकती है कि इवन दो इट इज इन्वर्टेड टैक्स स्ट्रक्चर बट इसका हम अनयूटिलाइज आईटीसी का रिफंड नहीं देंगे। तो मेरा क्वेश्चन, अभी तक तो देखने में लग रहा था कि हमें रिफंड मिल सकता है ए और बी का, बट क्योंकि ड्यू टू दैट नोटिफिकेशन क्या बी को बाहर कर दिया गया, तो अब सिर्फ आपको रिफंड मिल सकता है किसका, अनयूटिलाइज्ड आईटीसी ऑफ प्रोडक्ट ए का। क्या यहां तक क्लियर है? ठीक है, अब आंसर है कैसे निकालना है। देखिए ये तो पूरा लॉ लिखा हुआ है, ये लॉ वही लिखा हुआ है जो मैंने आपको बताया, ठीक है ना। तो अब आपको डायरेक्ट मैक्सिमम रिफंड का फॉर्मूला अप्लाई करना है। तो सबसे पहले हमें चाहिए नेट आईटीसी कितना होगा, टोटल एडजस्टेड टर्नओवर कितना होगा, और टर्नओवर ऑफ इन्वर्टेड ड्यूटी स्ट्रक्चर कितना होगा। तो ये बहुत आसान है, ठीक है ना। देखो आप मुझे बताओ, नेट आईटीसी की अगर मैं बात करूं तो टोटल आईटीसी रिलेटेड टू इनपुट लेना है आपने। तो हमारे पास ये टोटल आईटीसी इस समय पड़ा हुआ है, लेकिन ये टोटल आईटीसी जो आपके पास पड़ा हुआ है क्या वो रिलेटेड टू इन्वर्टेड है या टोटल टर्नओवर है? टोटल टर्नओवर है। तो आपने क्या करना है, टोटल आईटीसी को हम यहाँ पे नेट आईटीसी बोलेंगे, डिवाइड बाय, और मैं बार बार बोल रहा हूँ एक लाइन कि जब मैं नेट आईटीसी बोलता हूँ, अच्छा यहाँ पर इस क्वेश्चन में अगर कैपिटल गुड का भी दिया होता, इनपुट सर्विस का भी दिया होता तो मैं खाली इनपुट का लेता। यहाँ पे तो कोइंसिडेंटली दिया ही इनपुट का हुआ है, तो इसलिए मैंने सारा ले लिया है। क्लियर है? ठीक है सर। तो ये तीनों को सम अप करो, डिवाइड बाय टोटल टर्नओवर करो, और प्रोराटा बेसिस पे कैलकुलेट करो कि इसमें से इन्वर्टेड वाले का कितना बनेगा। सिंपल, वेरी सिंपल। क्या करना समझ आ रही है? तो लिखो जरा, आराम आराम से देखेंगे जरा। नेट आईटीसी है हमारे पास 1,18,000। कैसे? 54 54 10, सारा क्रेडिट ऑफ इनपुट लिया है मैंने। कोइंसिडेंटली इसमें दिया ही इनपुट का था इसलिए सारा आ गया। अगर इसमें इनपुट सर्विसेज या कैपिटल गुड का भी दिया होता तो क्या मैं खाली इनपुट का लेता? बिल्कुल। So net ITC availed during the relevant period need to be considered irrespective whether ITC pertain to input eligible for refund of inverted rated supply or not। मतलब net ITC में आपने सारा लेना है फिलहाल तो, ठीक है। इसीलिए डिवाइड बाय क्या टोटल टर्नओवर आ रहा है, बिकॉज ये सारा ITC सिर्फ इन्वर्टेड वाले का था या टोटल टर्नओवर का था? टोटल टर्नओवर का था। तो टोटल एडजस्टेड टर्नओवर कैसे निकालेंगे? सर हमने ABC तीनों की ले ली, ठीक है ना। अच्छा एक चीज मैं आपको बता दूं कि यहाँ पर एडजस्टेड टर्नओवर और नेट आईटीसी का फॉर्मूला वही है जो आपने जीरो रेटेड में पढ़ा था। इसका मतलब अगर यहाँ पर भी हमें 4A 4B से रिलेटेड कोई टर्नओवर दी होती या 4A 4B से रिलेटेड कोई आईटीसी होता तो क्या हम माइनस कर देते, ठीक है ना। हालांकि डीम्ड एक्सपोर्ट से रिलेटेड आपको आएगा नहीं, लेकिन बार बार क्योंकि मैं लॉ पढ़ा रहा हूँ तो उसमें जैसा लिखा है मुझे बताना पड़ता है। क्लियर है? ठीक है सर। तो अगर ऐसा लिखा होता कि आईटीसी इतना है, उसमें से इतना आईटीसी बिलोंगिंग टू दैट टर्नओवर जिसका 4A 4B में क्लेम कर चुके हो तो वो माइनस कर देते। टर्नओवर में से भी वो क्या कर देते हैं, माइनस। लेकिन यहाँ पर क्योंकि 4A 4B का जिक्र नहीं किया गया तो आई एम इग्नोरिंग दैट। क्लियर है? ठीक है, ठीक है सर। ये हो गया 9.5 लाख। तो इसका मतलब ये हो गया कि ये 1,18,000 जो था
वो 9.5 लाख का क्रेडिट था, ठीक है। अब उसमें से प्रोराटा बेसिस पर कौन सी टर्नओवर है जिसका आपको इन्वर्टेड ड्यूटी स्ट्रक्चर में रिफंड मिलेगा, सिर्फ एक आना, और एक ही टर्नओवर कितनी थी, 5। तो अब फॉर्मूला क्या बना, ध्यान से देखेंगे, 1,18,000 फॉर 9.5 लाख इंटू 5 लाख के लिए कितना, तो ये हमारा मैक्सिमम रिफंड निकल आया। लेकिन अब लॉ क्या कहता है, ध्यान से सुनो। लॉ कहते हैं कि ये निकल कर आया वो आईटीसी जो बिलोंग कर रहा है इन्वर्टेड ड्यूटी स्ट्रक्चर का। यहां तक क्लियर है। लेकिन अब लॉ कह रहा है क्योंकि तूने हमें इस इन्वर्टेड ड्यूटी स्ट्रक्चर वाले प्रोडक्ट पर भी, चेक करके देख लीजिए, 5% क्योंकि टैक्स देना है, 5% क्या देना है, टैक्स। तो अब लॉ यहां पे मुझसे क्या चाहता है कि इस आईटीसी में से पहले जो 5% ऑफ 5 लाख, यानी कि 25,000 तूने मुझे देना है, वो तू पे कर दे, यानी कि उस आईटीसी को पहले उसमें यूज कर ले, और फिर जो बचेगा क्या उसका तो मुझसे क्या ले लेना, रिफंड। तो ये आएगा रिफंड मैक्सिमम। तो आपने फॉर्मूला क्या लगाया, लिखो जरा, 1,18,000 डिवाइड बाय 950 इंटू 5 लाख माइनस 25,000, दिस इज द मैक्सिमम रिफंड जो आप ले सकते हो। क्लियर है। सो दिस इज हाउ डू वी कैलकुलेट मैक्सिमम रिफंड इन केस ऑफ इन्वर्टेड ड्यूटी स्ट्रक्चर। आई एम वेरी श्योर जब यह क्वेश्चन सारे करोगे तो अपने आप आपका कॉन्फिडेंस लेवल जो है वो बढ़ जाएगा, ठीक है ना। तो प्लीज एक बार दोबारा, चाहो तो मैं लिखवा देता हूँ, ठीक है, लिख लीजिए दोबारा से। मैक्सिमम रिफंड in case of inverted duty structure बराबर होगा नेट आईटीसी, दोबारा लिख रहा हूं ताकि आपको ये लर्न हो जाए, नेट आईटीसी, लेकिन इस बार आईटीसी सिर्फ इनपुट का लेना है, डिवाइड बाय टोटल एडजस्टेड टर्नओवर, ये बिल्कुल वही है जैसे हमने जीरो रेटेड के लिए निकाली थी, इनटू टर्नओवर ऑफ इन्वर्टेड ड्यूटी स्ट्रक्चर जो एलिजिबल हो गया है, माइनस टैक्स ऑन आउटवर्ड सप्लाई ऑफ इन्वर्टेड ड्यूटी स्ट्रक्चर, जो इन्वर्टेड ड्यूटी स्ट्रक्चर के लिए एलिजिबल था उसका आउटवर्ड टैक्स जो बन रहा है वो माइनस कर दो, तो आपके पास निकल आएगा मैक्सिमम रिफंड जो आप क्लेम कर सकते हो। क्या सबको क्लियर हो गया या नहीं? ठीक है सर, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। तो ये क्वेश्चन पेपर में आएगा, मैं आपको बता रहा हूँ, तो इसलिए आई वांट कि इसको आप बहुत अच्छे से पढ़िएगा, ठीक है बेटा, क्लियर है नहीं? चलो अब एक लास्ट केस लिख लो, वो भी लास्ट केस नोट कर लीजिए बेटा। एक लास्ट केस हमारा रह गया, ठीक है, ऊपर हेडिंग डालेंगे, रिफंड इन केस ऑफ डीम्ड एक्सपोर्ट्स, ठीक है जी, रिफंड इन केस ऑफ डीम्ड एक्सपोर्ट्स। अब बेसिकली इसको समझने के लिए हमें पहले तो ये समझना है कि डीम्ड एक्सपोर्ट्स किसे कहते हैं, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ डीम्ड एक्सपोर्ट्स। देखिए अगर आप सेक्शन 147 पढ़ेंगे ना, तो उसमें बताया गया है कि गवर्नमेंट अगर चाहे तो नोटिफाई कर सकती है कुछ सप्लाईज को एज डीम्ड एक्सपोर्ट्स, और गवर्नमेंट ने एक नोटिफिकेशन भी निकाल दिया था 48/2017, जिसमें उन्होंने कुछ सप्लाईज को डीम्ड एक्सपोर्ट्स का नाम दिया था। और वो सप्लाईज कौन कौन सी थी आप लिख लो, सप्लाई बाय रजिस्टर्ड पर्सन अगेंस्ट एडवांस ऑथराइजेशन, सप्लाई बाय रजिस्टर्ड पर्सन अगेंस्ट एक्सपोर्ट प्रमोशन कैपिटल गुड्स ऑथराइजेशन, ईपीसीजी ऑथराइजेशन, और एक था सप्लाई बाय रजिस्टर्ड पर्सन
टू ईओयू, ठीक है जी। और एक और था, हालांकि वो आपके लिए इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, दैट इज सप्लाई ऑफ गोल्ड बाय बैंक या पीएसयूज, ठीक है ना। तो आपने पहले समझना है आराम से कि ये सारी चीजें डीम्ड एक्सपोर्ट्स हैं, ठीक है ना। और इसमें भी गवर्नमेंट आपको रिफंड दे सकती है, लेकिन वो रिफंड कब, कैसे, अंडर व्हाट कंडीशन मिलेगा उसको थोड़ा सा ध्यान से समझ लेते हैं, ठीक है ना। तो पहले आप इसको नोट कर लीजिए, सप्लाई बाय रजिस्टर्ड पर्सन अगेंस्ट एडवांस ऑथराइजेशन, सप्लाई बाय रजिस्टर्ड पर्सन अगेंस्ट ईपीसीजी ऑथराइजेशन, सप्लाई बाय रजिस्टर्ड पर्सन टू ईओयूज एंड सप्लाई ऑफ गोल्ड बाय बैंक या पीओसीयूज। मैं आपको थोड़ा सा ध्यान से समझाता हूँ होता क्या है। जैसे मान लीजिए कि यहाँ पर मिस्टर वाई जो है उसके पास एक एडवांस ऑथराइजेशन है इशूड बाय डीजीएफटी, डायरेक्टर जनरल ऑफ फॉरेन ट्रेड्स, ठीक है जी, फॉर प्रिक्योरमेंट ऑफ गुड्स फॉर फिजिकल एक्सपोर्ट्स, ठीक है जी। मान लेते हैं कि मिस्टर वाई के पास ये एक एडवांस ऑथराइजेशन है और इसको मान लो एक इनपुट चाहिए जेड, जो कि सप्लाई कौन करता है, एक्स। तो मिस्टर जेड ने एक्स को बोला कि मुझे ये इनपुट आप बेच दो। तो अब मिस्टर एक्स जो है ना वो सप्लाई करेगा इस जेड को, मान लो वो 1 लाख की है प्लस 18,000 जीएसटी, 1,18,000। लेकिन वाई ने कहा कि मेरे पास एक एडवांस ऑथराइजेशन फ्रॉम डीजीएफटी मिला हुआ है, तो आप एक काम करो, ये टैक्स आप मुझसे चार्ज ना करो, क्योंकि ये एक डीम्ड एक्सपोर्ट की तरह ट्रीट किया जा रहा है। तो अब आप मुझे बताओ, मिस्टर एक्स ने इसको सप्लाई तो कर दिया, लेकिन अगेंस्ट क्या एडवांस ऑथराइजेशन ऑफ डीजीएफटी करा है, बिल्कुल। तो अब यहां पर लॉ क्या कहता है कि ये जो 18,000 है ना, ये एक्स गवर्नमेंट को तो देगा, ठीक है ना, लेकिन आप वाई से चार्ज नहीं करोगे। तो अब आपके दिमाग में आएगा कि सर ऐसे तो ना होता है, आप जब चार्ज नहीं कर रहे तो आप गवर्नमेंट को कैसे दोगे। तो अब लॉ कहता है कि जो भी 18,000 आपने गवर्नमेंट को दिए हैं ना, एक्स बाद में क्या कर सकता है, उसका रिफंड क्लेम कर सकता है, ठीक है ना। तो रिफंड क्लेम किया जा सकता है बाय द सप्लायर, लेकिन उसमें कंडीशन है कि वाई को एक डिक्लेरेशन देनी होगी कि दैट आई एम नॉट क्लेमिंग आईटीसी ऑफ एनी अमाउंट ऑफ टैक्सेस विच इज पेड बाय मिस्टर एक्स। सो जो भी रिफंड है वो आप मेरे सप्लायर को दे सकते हो। तो फिर ऐसे में गवर्नमेंट क्या करती है, उस सप्लायर को वो अमाउंट ऑफ 18,000 रिफंड कर देती है। क्लियर है नहीं, और इसको डीम्ड एक्सपोर्ट का दर्जा दिया गया। मेरा पॉइंट क्लियर है। तो इसका मतलब ये हो गया कि अब जो सप्लायर है वो जो भी सरकार को पे कर रहा था, क्या उसको वो अमाउंट वापस मिल जाएगा, वाई, बिकॉज दिस ट्रांजैक्शन इज ट्रीटेड एज डीम्ड एक्सपोर्ट्स। वाई, बिकॉज इट वाज अगेंस्ट एडवांस ऑथराइजेशन। बिल्कुल इसी तरह से अगर वाई के पास एक्सपोर्ट प्रमोशन कैपिटल गुड्स ऑथराइजेशन है और उस स्कीम के तहत अगर एक्स जो है उसको कुछ भी सप्लाई करता है, तो जो भी वो टैक्सेस पे करेगा क्या उसका रिफंड मिल सकता है। मैं बार बार बोल रहा हूं, उसके लिए रिसिपिएंट को डेक्लेरेशन फाइल करनी पड़ेगी, क्या कि रिसिपिएंट आईटीसी भी नहीं लेगा और रिसिपिएंट डेक्लेरेशन दे रहा है कि वो टैक्स आप सप्लायर को क्या कर दो, रिफंड कर दो। तो ये है बेसिकली रिफंड ऑफ टैक्सेस इन रिलेशन टू डीम्ड एक्सपोर्ट, जिसका मैं बार बार रूल 89(4)(a)(4)(b) में जिक्र कर रहा था। क्लियर है या नहीं। तो इसके अंदर मैंने आपको बता दिया कौन कौन से केसेस कवर होते हैं। क्लियर है। तो ये एक सेपरेट इशू है जो आपको इस तरह से समझना है। तो अगर पेपर में क्वेश्चन आ जाता है कि मिस्टर एक्स एक रजिस्टर्ड पर्सन है जिसने सप्लाई करा है अगेंस्ट एडवांस ऑथराइजेशन, तो बताओ क्या मिस्टर एक्स को रिफंड मिलेगा या नहीं। आंसर इज यस, प्रोवाइडेड रिसिपिएंट जो है वो एक डिक्लेरेशन फाइल करेगा कि वो आईटीसी नहीं क्लेम करेगा और वो चाहता है कि सप्लायर को उसका क्या मिल जाए, रिफंड मिल जाए। तो फिर उस केस में एक्स जो है ही कैन क्लेम द रिफंड इन रिलेशन टू दैट आउटपुट। क्या सबको क्लियर हो गया? ठीक है सर। तो मेरे ख्याल से अब हमारा पूरा चैप्टर हमें समझ आ चुका है। अब क्वेश्चन टाइम, ठीक है ना।
अच्छा, मैं बार बार बोल रहा हूँ, आप लोगों को मुझे ना एक सजेशन देनी है बेटा। देखिए, एक तरीका ये होता है कि मैं ना क्या करूँ, 10 से 12 घंटे या 15 घंटे में पूरा जीएसटी वन गो में रिवाइज करूँ। एक तरीका तो ये है पढ़ाने का, जो अक्सर लोग करते हैं, ठीक है। एक बट मैं कभी भी ना इस चीज के बहुत ज्यादा फेवर में नहीं होता, क्योंकि जब मैं 15 घंटे में एक ओवरव्यू लूंगा ना, तो फिर मैं ओवरव्यू करूंगा, उसको मैं इस तरह से इन डेप्थ नहीं पढ़ा पाऊंगा जो मैं अब कर पा रहा हूँ। और दूसरा तरीका ये है कि मुझे चैप्टर वाइज जो है, आप लोगों को जो आपके वीक चैप्टर हैं, जो मुझे मालूम है आपके वीक चैप्टर कौन कौन से हैं, मुझे सब कुछ मालूम है, ठीक है ना। तो उन चैप्टर्स के अंदर मैं गहराई में जाकर उस पर प्रैक्टिस कराऊं। तो दिस इज दी अनदर वे। तो प्लीज मुझे आप कमेंट बॉक्स में सजेस्ट करिए कि आप क्या चाहते हो। शुड आई गो फॉर मैराथन टाइप्स, 15 से 16 घंटे में पूरा जीएसटी वाइंड अप कर दो, या दिस इज मोर कन्वीनियंट वेयर आई एम डिस्कसिंग चैप्टर वाइज, जहां पर मैं चैप्टर को बहुत डेप्थ में डिस्कस कर रहा हूं, ताकि उस चैप्टर के अंदर कोई पहलू ऐसा ना रह जाए जो आपको ना आता हो। क्लियर है नहीं? क्योंकि मैं जब मैराथन करूंगा तो मैं इतना इन डेप्थ नहीं जा पाऊंगा, मैं फिर ओवरव्यू ही दे पाऊंगा। और जब मैं इस तरह से कोई चैप्टर लूंगा, तो डेफिनेटली हम लोग उस चैप्टर को पूरी तरह से जो है अच्छे से गहराई में जाकर हम समझ सकते हैं, ठीक है। तो आपने सजेस्ट करना है मैराथन और चैप्टर वाइज इन डेप्थ स्टडी। तो आपको दोनों में से मुझे ऑप्ट करके बताना है। डेफिनेटली अकॉर्डिंगली आई विल प्लान माई क्लासेस कि मुझे आगे की क्लासेस कैसे देनी है। फॉर द टाइम बिंग नेक्स्ट क्लास जो मेरी रहेगी दैट विल बी ऑन रिटर्न्स। आई एम वेरी श्योर आपको बड़ा मजा आएगा, बिकॉज रिटर्न का चैप्टर मुझे मालूम है अगेन आपका थोड़ा सा वीक है। उसको जब हम पढ़ेंगे तो वो भी आपको बहुत ज़्यादा मज़ा आने वाला है। क्लियर है? ठीक है सर। और एक दो क्वेश्चंस मैं आपको दे रहा हूँ, वो भी आपने आंसर देना है, अलॉन्ग विद आपकी चॉइस जरूर बतानी है, मैराथन या फिर चैप्टर वाइज। बस मैराथन या चैप्टर वाइज, दिस इज व्हाट यू नीड टू आंसर मी, राइट? ठीक है सर। अब क्वेश्चन मेरा फटाफट से जल्दी जल्दी सुनेंगे जरा। जीरो रेटेड सप्लाईज, क्या सभी जीरो रेटेड सप्लाईज पे क्या अनयूटिलाइज्ड आईटीसी का रिफंड होता है? क्या सभी जीरो रेटेड सप्लाईज पे अनयूटिलाइज्ड आईटीसी का रिफंड होता है? दूसरा, जीरो रेटेड सप्लाईज में विच इज मेड विदाउट पेमेंट ऑफ टैक्स, वो जीरो रेटेड सप्लाई विच इज मेड विदाउट पेमेंट ऑफ टैक्स, उसमें नेट आईटीसी में किस किस का क्रेडिट आता है? इन्वर्टेड ड्यूटी स्ट्रक्चर में, इन्वर्टेड ड्यूटी स्ट्रक्चर में नेट आईटीसी में क्या क्या आता है? ठीक है जी। लास्ट क्वेश्चन, टोटल एडजस्टेड टर्नओवर काउंट करते समय क्या हम एग्जम्प्ट सप्लाईज इंक्लूड करते हैं या एक्सक्लूड करते हैं? ठीक है, सो दीज आर माय क्वेश्चंस जो आपने आंसर देने हैं। और जब आप ये आंसर दोगे तो साथ में आपने एक आंसर और देना है, यू वांट मैराथन और यू वांट चैप्टर वाइज इन डेप्थ स्टडी। क्लियर है? सो प्लीज मेक श्योर, मैं बार बार आपको बोलता हूँ कि जब मैं कोई क्वेश्चन पूछता हूँ तो उसका आप आंसर जरूर दिया करो। वाई? बिकॉज जब आप उसका आंसर दोगे तो आपका खुद का कॉन्फिडेंस लेवल जो है वो बढ़ेगा, और आपको लगेगा कि यस अब मैं सारे चैप्टर कर सकता हूँ। अच्छा, एक लास्ट पॉइंट वेरी इंपॉर्टेंट, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो मैं लिंक डाल रहा हूँ वो आपने जरूर देखना है बेटा, अदरवाइज आपको ये चैप्टर जो है फिर से दिक्कत करेगा। क्लियर है? तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो भी आपके क्वेश्चंस हैं, सारे क्वेश्चन आपने ट्राई करने हैं, ठीक है, सारे क्वेश्चंस। और उसके बाद अगर कोई डाउट्स आए वो भी आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हो, सो दैट नेक्स्ट क्लास जब मैं कराऊंगा तो अगर समय मिलेगा तो मैं वो डाउट भी ले लूंगा। क्लियर है? थैंक यू वेरी मच, गॉड ब्लेस यू ऑल, स्टे ट्यून्ड, स्टे ब्लेस्ड। नेक्स्ट चैप्टर रिटर्न्स। थैंक यू वेरी मच, बाय बाय।